हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका परिवार हिमांशु पाठशाला में। आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 16। इससे पहले हमने 15 प्रैक्टिस सेट करा दिया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक, तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 16। ठीक, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रमण है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रमण है। क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। क्या है इसका सही यानी कि कालानुक्रमण? सबसे पहले पुरापाषाण काल, उसके बाद मध्यपाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था। ठीक, उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था, इसलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को क्या कहते हैं? पाषाण काल भी कहा जाता है। इस पाषाण काल अथवा प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। पाषाण काल या ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला पुरापाषाण काल, उसके बाद मध्यपाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? सबसे पहले पहिए किससे बने थे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? लकड़ी। क्या हो जाएगा? लकड़ी। ऑप्शन सी। सबसे पहले पहिया किसका बना था? लकड़ी का। लकड़ी के पहिए का आविष्कार सबसे पहले 3500 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में हुआ था। इस पहिए को लकड़ी के कई तख्तों से जोड़कर बनाया जाता था तथा इसका आविष्कार सुमेरियन सभ्यता के काल में हुआ था। इसका आविष्कार कब हुआ था? सुमेरियन सभ्यता के काल में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? क्या हो जाएगा? रोपर। क्या हो जाएगा? रोपर। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इसका पॉइंट्स पहले देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपर की खोज 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई थी। यह स्थल पंजाब के रोपर जिले में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। यहाँ पर क्या मिला है? रोपर में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ठीक, ये कहाँ पर स्थित है? पंजाब में। और इसका खोज किसने किया है? बीबी लाल ने किया। कब किया है? 1950 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान जो है वो किसकी बेटी थी? क्या आ जाएगा इसका आंसर? इल्तुतमिश की। किसकी? इल्तुतमिश की। ठीक, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। वह 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान जो है वो क्या थी? दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। पर्दा प्रथा को त्याग कर रजिया पुरुषों की तरह कुबा एवं कुलाह पहनकर राज दरबार में जाने लगी। शासिका बनने पर उसने
उम्दत उल निस्वा की उपाधि धारण की। शासिका बनने पर उसने कौन सी उपाधि धारण की? उम्दत उल निस्वा। ठीक, अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बंगाल। क्या हो जाएगा? बंगाल, ऑप्शन डी। औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। बंगाल प्रांत के सर्वप्रथम ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था को लागू करने तथा एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रयत्न किए गए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या आ जाएगा इसका आंसर? 1864 में। कब की गई थी? 1864 में, ऑप्शन डी। केशव चंद्र सेन 1864 ईस्वी में मद्रास गए और वहां के लोगों को वेद समाज स्थापित करने की प्रेरणा दी। कौन? केशव चंद्र सेन। ठीक, 1864 ईस्वी में मद्रास के एक तरुण युवक केसरी धरलू नायडू ने वेद समाज की स्थापना की तथा वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा। वेद समाज को दक्षिण भारत का क्या कहा? ब्रह्म समाज कहा। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की सरकार है? भारत में किस प्रकार की सरकार है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? संसदीय। क्या हो जाएगा? संसदीय, ऑप्शन सी। भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की गई है। संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपने लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी समिति संसद के प्रत्येक सदन में होती है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी समिति संसद के प्रत्येक सदन में होती है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, व्यापार परामर्शदात्री समिति, ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक, संसदीय समिति वर्तमान व्यवस्था का अपरिहार्य व अभिन्न अंग है। संसदीय समिति का गठन संसद द्वारा अनुच्छेद 118(1) के अंतर्गत निर्मित प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के तहत किया जाता है। ठीक, भारत में संसदीय समितियां दो प्रकार की होती है। भारत में संसदीय समितियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन? पहला अस्थाई समितियां, दूसरा तदर्थ समितियां। पहला क्या? अस्थाई समितियां और दूसरा तदर्थ समितियां। अस्थाई समितियां क्या है? इस समिति के अंतर्गत ऐसी समितियां आती है जो संसद के दोनों सदनों में होती है। इस समिति के अंतर्गत ऐसी समितियां आती है जो संसद के दोनों सदनों में होती है। ठीक, उसी को क्या बोलते हैं? अस्थाई सदस्य समितियां। अब इसी का पहला है याचिका समिति। याचिकाओं पर विचार करने हेतु याचिका समिति का गठन किया जाता है। यह समिति संसद के दोनों सदनों में गठित की जाती है। लोकसभा की याचिका समिति में 15 सदस्य तथा राज्यसभा की याचिका समिति में 10 सदस्य होते हैं। ठीक, दूसरा है विशेषाधिकार समिति।
इस समिति का कार्य सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना है। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य तथा राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य होते हैं। ठीक, अगला है व्यापार परामर्श समिति। यह समिति सदन के कार्यक्रम तथा समय प्रणाली को समय सारिणी को विनियमित करती है। लोकसभा की समिति में कुल 15 सदस्य तथा राज्यसभा समिति में कुल 10 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष तथा सभापति अपने अपने सदन की कार्य मंत्रणा समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है? इनमें से किस भारतीय राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को किसी राज्य में यह ज्ञात हो जाए कि राज्य में सांविधिक तंत्र विफल हो गया है अथवा राज्य संघ की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ हो गया है, तो वहाँ वह आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। वहाँ पर वो क्या कर सकता है? आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। ठीक, उपरोक्त दिए गए राज्यों में से तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड राज्यों में अब तक राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, किंतु छत्तीसगढ़ राज्य में अभी तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किस की चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? भारतीय निर्वाचन आयोग जो है निम्नलिखित में से किसकी चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, पंचायत चुनाव। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पंचायत चुनाव। मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है, जो कि राष्ट्रपति और राज्य विधानसभाओं के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संवैधानिक रूप से एक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 में पंचायतों के निर्वाचन के लिए प्रावधान है। पंचायतों के चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त जिम्मेदार है, न कि केंद्रीय चुनाव आयोग। ठीक, अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी। राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। देश के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। देश के जो है उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। देश के पहले राज्यसभा के उपसभापति एस.वी. कृष्णमूर्ति थे। वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। ठीक, अगला क्वेश्चन, पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधे रेखा में हो। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में
हो। ठीक, ऑप्शन सी। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का कुछ भाग ढक जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब तक पूरा सूर्य ही कुछ क्षणों के लिए ढक जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? हमेशा अमावस्या को। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? ठीक, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ओजोन। क्या हो जाएगा? ओजोन, ऑप्शन ए। समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत मानवीय जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को रोकती है। इसे गुड ओजोन कहते हैं। ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनने वाली एक रंगहीन एवं क्रियाशील ऑक्सीकारक गैस है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पेडोलॉजी के लिए किस अन्य शब्द का उपयोग किया जाता है? पेडोलॉजी के लिए किस अन्य शब्द का उपयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? मृदा भूगोल। क्या हो जाएगा? मृदा भूगोल, ऑप्शन बी। मृदा भूगोल को अंग्रेजी में पेडोलॉजी अथवा पेडोजियोग्राफी कहते हैं। मृदा भूगोल भौतिक भूगोल की ही एक शाखा है, जिसमें मृदा के निर्माण, उसकी विशेषता, विवरण आदि का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, देश की नदी मालवा के पठार से होकर बहती है। कौन सी नदी मालवा के पठारों से होकर बहती है? क्या आ जाएगा इसका आंसर? बेतवा नदी। कौन नदी? बेतवा नदी, ऑप्शन सी। बेतवा नदी मालवा के पठार से बहती हुई हमीरपुर के पास यमुना में मिल जाती है। इसका उद्गम स्थल विंध्य पर्वत श्रेणी में है। विंध्य पर्वत श्रेणी कहाँ है? मध्य प्रदेश। इसकी प्रमुख सहायक नदी धसान एवं जामनी है। ध्यातव्य है कि राजघाट परीक्षा माता टीला बांध बेतवा नदी पर निर्मित है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वह उत्पादन चक्र क्या कहलाता है जिसमें कम से कम एक उत्पादन कारक स्थिर होता है? वह उत्पादन चक्र क्या कहलाता है जिसमें कम से कम एक उत्पादन कारक स्थित होता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? अल्पावधि उत्पादन। क्या हो जाएगा? अल्पावधि उत्पादन, ऑप्शन ए। अल्पावधि उत्पादन चक्र में कम से कम एक उत्पादन कारक स्थिर होता है। अल्पावधि उत्पादन चक्र किसी उत्पाद या सेवा के उत्पादन की वह प्रक्रिया है जो कम समय में पूरी हो जाती है। इसमें उत्पादन की योजना, संसाधनों का प्रबंधन और वितरण तेजी से किया जाता है ताकि उत्पादन जल्दी से बाजार में आ सके। ठीक, अगला क्वेश्चन, सरकार की राजस्व प्राप्तियां की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता को क्या कहा जाता है? क्या आ जाएगा इसका आंसर? राजस्व घाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्व घाटा, ऑप्शन डी।
जब राजस्व व्यय सरकार की राजस्व प्राप्तियां की तुलना में अधिक होता है तो उसे राजस्व घाटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सूरजकुंड मेला जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है देश में आयोजित किया जाता है। सूरजकुंड मेला जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है उसे कहाँ पर आयोजित किया जाता है? क्या आ जाएगा? हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में। ऑप्शन ए। सूरजकुंड मेला भारत के हरियाणा राज्य में आयोजित एक वर्षीय शिल्प मेला है। इसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के रूप में भी जाना जाता है। इसका प्रारंभ 1987 ईस्वी में किया गया था। ठीक। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारत सरकार द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। वे स्वामी विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, जबकि उनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कैलाश सत्यार्थी। क्या हो जाएगा? कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन सी। भारत के बाल अधिकारकर्ताओं कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मामला यूसुफजई, क्या हो जाएगा? यूसुफजई को वर्ष 2014 में संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। कैलाश सत्यार्थी मूल के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया, जबकि मदर टेरेसा मिसोडिनियाई मूल की भारतीय नागरिक थी जिन्हें 1979 में नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक। कैलाश सत्यार्थी द्वारा संचालित संगठन का नाम बचपन बचाओ आंदोलन है। कैलाश सत्यार्थी द्वारा संचालित संगठन का नाम क्या है? बचपन बचाओ आंदोलन है। ठीक। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष या अध्यक्षा कौन थे? मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष या अध्यक्षा कौन थे? क्या आ जाएगा इसका आंसर? एलेनोर रूजवेल्ट। क्या आ जाएगा? एलेनोर रूजवेल्ट। ऑप्शन सी। मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट थे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका महासभा के 10 दिसंबर को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। इसका मुख्य उद्देश्य मानव के अधिकारों तथा स्त्री पुरुष के समानता के अधिकारों से संबंधित है। विश्व भर में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल के रूप में किस वर्ष मान्यता मिली? टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल के रूप में किस वर्ष मान्यता मिली? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 1988 में। क्या हो जाएगा? 1988, ऑप्शन बी। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति करती है। वर्ष 1988 में टेबल टेनिस को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ शासन के किस शहर में स्थित है? श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संगीत विद्यापीठ भारत के किस शहर में स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, ऑप्शन ए। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा इसको अब केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि लाल बहादुर शास्त्री, जिनके नाम पर इस विश्वविद्यालय का नामकरण किया गया है, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। वेनुवन, अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वेनुवन विहार बौद्ध मठ निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? वेनुवन विहार बौद्ध मठ निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा, ऑप्शन बी। वेनुवन विहार बौद्ध मठ त्रिपुरा में स्थित है। यहाँ पर बौद्ध धर्म की थेरवाड़ी शाखा का प्रभाव अधिक है। ठीक, वेनुवन विहार बौद्ध मठ त्रिपुरा में स्थित है। यहाँ पर बौद्ध धर्म की थेरवादी शाखा का प्रभाव अधिक है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।